बच्चों लोग, हम लोग जेई 2024 में जो पेपर्स हो रहे हैं उसके ट्रेंड को एनालाइज करना स्टार्ट कर चुके हैं। और उसी के सीक्वेंस में 27 जनवरी का जो सेकंड पेपर हुआ उसके ट्रेंड को हम लोग समझते हैं, ताकि जो बच्चे आगे पेपर देने वाले हैं सेशन 1 के पेपर्स को, या फिर आप सेशन 2 के जो पेपर को अटेम्प्ट करोगे उसके ट्रेंड के बारे में आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा कि आपका तैयारी किस तरीके से आपका अलाइन होना चाहिए। तो बच्चों, हम लोग मूव करते हैं पेपर के एनालिसिस पे। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि द क्वांटिटी विच चेंज विद टेम्परेचर। तो ध्यान देना, यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपका वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व करेगा, जहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो जहाँ भी वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो टेम्परेचर से चेंज करने वाला है। तो ध्यान देंगे, जो मोल फ्रैक्शन होता है बेसिकली क्या होता है, मोल बाई मोल का रेशियो। तो यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म नहीं है। मास परसेंट का मतलब होता है वेट ऑफ कंपोनेंट बाई वेट टोटल इनटू 100। तो यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म नहीं है। मोरेटी में क्या होता है, मोरेटी बेसिकली होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कहीं ना कहीं मोरेटी में मुझे वॉल्यूम टर्म मिल चुका है, ठीक है। और मोलिटी क्या होता है, होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आप देखोगे इन सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपका वॉल्यूम का टर्म किस में है, तो आपके मोलरिटी में है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, यानी थर्ड जो है यानी मोलरिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। अब ये क्वेश्चन क्या है, नॉर्मली आपके बोर्ड्स में बहुत इजीली आता है, बहुत बारे बोर्ड्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपको सिंपल भी आप पढ़े होगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इजीली। तो इस क्वेश्चन के लेवल को अगर हम जज करें तो ये लेवल होगा ईजी, और मेरे हिसाब से होना चाहिए वेरी ईजी। मतलब ये आपसे गलती से भी गलती नहीं होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का लेवल हम लोग जज करते हैं इजी। आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन जो सेकंड आपसे पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, इसका मतलब होता है जिसमें जो खुद क्या हो, खुद रिड्यूज हो, ठीक है। यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होना चाहिए और दूसरे को हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन में। तो मान लेते हैं कि बोला गया इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, तो जिसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान देना, जो भी यहाँ पे एलिमेंट अपने लोएस्ट स्टेट में होगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो हमको दिख रहा है जो Mn है, Mn अपने हाईएस्ट स्टेट में है, Mn+7 स्टेट में है, सल्फर +6 में, ये भी अपने हाईएस्ट स्टेट में है। तो हाईएस्ट से रिड्यूस येलो हो सकता है। ब्रोमीन जो अपने हाईएस्ट स्टेट में नहीं है बट ये +5 स्टेट में है, तो यहाँ से ये फर्दर रिडक्शन इसका पॉसिबल है। ब्रोमीन का लोएस्ट स्टेट कितना होता है, ब्रोमीन का लोएस्ट स्टेट -1 होता है और हाईएस्ट होता है +7। तो +5 है तो कहीं ना कहीं बीच में है। तो बीच में है तो क्या होगा, ये पीछे आ सकता है, पीछे आ सकता है, यानी इसमें रिडक्शन पॉसिबल है। Mn का जो, अब Mn जो है, Mn का हाईएस्ट और लोएस्ट स्टेट क्या होता है, तो Mn का हाईएस्ट +7 होता है, लोएस्ट क्या होता है +2 होता है। तो ये अपने हाईएस्ट से लोएस्ट में की तरफ मूव कर सकता है। सल्फर का हाईएस्ट होता है +6, लोएस्ट कितना होता है -2, तो ये भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मूव कर सकता है। बट जो नाइट्रोजन दिया हुआ, नाइट्रोजन का जो ध्यान देना, तो नाइट्रोजन का जो हाईएस्ट स्टेट होता है +5, लोएस्ट होता है -3, और इस आयन में N का स्टेट क्या है -3 है। तो ये ऑलरेडी अपने लोएस्ट स्टेट में है। तो अगर ये लोएस्ट स्टेट में होगा तो इसका फर्दर रिडक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंडिविजुअल एलिमेंट का हाईएस्ट और लोएस्ट स्टेट कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए। और यहाँ जो क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ईजिली आपसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल अगर हम बोले तो ये आपके ईजी लेवल में इस क्वेश्चन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये बहुत फंडामेंटल पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आपको बेसिक फंडामेंट क्लियर हो तो क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। तो पेपर जो मैं देख रहा हूँ इस बार का, तो 23 एंड 22 के पेपर के रिलेटिव में पेपर्स इजी आ रहा है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मल्टीपल क्वेश्चन लिंक नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से लास्ट के रिस्पेक्ट में इस बार पेपर, केमिस्ट्री के पेपर में स्कोर करना क्या है, आसान हो रहा है। तो बच्चों लोग, इस ट्रेंड को समझते हुए भी आप अपनी तैयारी को अलाइन कर लो कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके स्कोर में क्या होगा, बूस्ट होगा। प्लस आपका माइंड मेकअप हो चुका होगा कि पेपर इस तरीके से ही, एटलीस्ट सेशन 1 का पेपर सेम तरीके से होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिट सिमिलर काइंड ऑफ वेटेज, यानी जिस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है उसी एरिया से क्वेश्चन आने का चांस हाई रहेगा।
थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन बेसिकली आपका एच आई यानी एच आई से ईथर को क्लीवेज करने का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर हम एच आई यूज करेंगे तो ध्यान देना आपका इस पोजीशन पे जो यहाँ पे 3 डिग्री है और यहाँ पे 2 डिग्री पोजीशन है, तो जब भी 3 2 डिग्री होता है तो उसमें आई को हम वहाँ जोड़ते हैं जहाँ पे कटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप बताओ 2 डिग्री में अगर एक साइड भी 3 डिग्री होता है तो हमारा फोकस क्या होता है कि हम आई को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पे कटाइन स्टेबल होगा, यानी इसमें मैकेनिज्म होता है SN1 मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं। तो बताओ 3 डिग्री और 2 डिग्री में स्टेबल कटाइन कहाँ बनेगा, तो कटाइन स्टेबल बनने वाला है कहाँ पे बच्चे लोग, बनने वाला है 3 डिग्री पे। तो अब यहाँ से बॉन्ड को तोड़ोगे, कटाइन बनेगा 3 डिग्री पे, तो वहाँ पे जोड़ेंगे हम आई को और यहाँ पे जोड़ेंगे एच को। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इन सारे ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन 1 होगा वो होगा करेक्ट। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। इसका लेवल भी क्या होगा, तो इसका लेवल भी एनसीईआरटी के लेवल पे है, तो इसको मैं इजी बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया था और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप हल्का भी आपको पढ़े हो तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे हाइब्रिडेशन के बारे में पूछा हुआ था, ध्यान देना। नॉर्मली जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं उसका हाइब्रिडेशन में जो डी होता है बाद में आता है, यानी sp3d2 sp3d आता है। और d2 sp3 नॉर्मली कहाँ आता है, नॉर्मली आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हम लोग जो पढ़े हैं कि डी पहले कब आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और अभी कब आएगा, जब 6 लिगेंड होता है। जब 6 लिगेंड होगा तो इतना अगर आपको पता रहेगा तो अब गिवन ऑप्शन में ध्यान देना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन कौन कौन सा है। ऑप्शन 3rd और 4th में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें 6 लिगेंड कहाँ है, ऑप्शन 3 में। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका हाइब्रिडेशन होगा d2 sp3। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली बोल के निकल सकते हो। अब अगर आपको हर क्वेश्चन का हाइब्रिडेशन पता करना है तो सिंपल है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो BrF5 में ध्यान देना, BrF5 में ब्रोमीन के साथ 5F जुड़ेगा तो Br पे एक लोन पेयर बचेगा, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। इसका भी हो जाएगा 6 बॉन्ड है सल्फर के साथ, तो क्या होगा sp3d2 हो जाएगा। PtCl4-2 में होता है क्या बच्चे लोग, तो इसमें 4 लिगेंड है और क्लोरीन जो है प्लेटिनम के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड तरह बिहेव करता है। और Pt का क्या होगा, Pt में D8 Pt+2 में होगा, यानी इसका आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा D8 जैसा होगा। तो क्लोरीन उसको क्या करेगा, क्लोरीन उसको पेयरअप करेगा, तो आपका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो हो जाएगा DsP2 हो जाएगा, सेफ हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ये हो जाएगा 4th वाले। और 3rd में क्या है, कोबाल्ट का स्टेट क्या है, +3 है, यानी इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा D6। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अमोनिया, कोबाल्ट के साथ अमोनिया बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, क्या होगा इसको पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग करके आपका जो डी में है 2 ऑर्बिटल को खाली कर लेगा। ठीक, यानी पेयरिंग के बाद कोबाल्ट का सिचुएशन ऐसा हो चुका होगा और लिगेंड यहाँ 3D में लिगेंड यहाँ ऑक्यूपाई करेगा, तो D2 यहाँ हो जाएगा, फिर एक S का लेगा और 3 P का लेगा, तो ये हो जाएगा D2 sp3, यानी आपका जो ऑप्शन 3rd होगा ये होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय पॉजिटिव टेस्ट ऑफ व्हाट। तो ध्यान देना, यहाँ पे लुकास टेस्ट है, कार्बोलामाइन टेस्ट है, पैथिलीन टेस्ट है, टॉलिन टेस्ट है। तो टॉलिन टेस्ट अल्डिहाइड देता है, लुकास टेस्ट अल्कोहल देता है, अल्कोहल के टाइप को पहचानने के लिए यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टाइप को पहचानने के लिए लुकास टेस्ट होता है। कार्बोलामाइन टेस्ट देता है प्राइमरी मीन, तो ये सारा टेस्ट आप फिनॉल के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। तो पैथिलीन टेस्ट क्या होता है ध्यान देना, तो जब भी फिनॉल को आप ट्रीट करते हो थैलिक एनहाइड्राइड से, तो इस केस में होता क्या है, आप क्रिएट करते हो एक कंपाउंड फिनोप्थलीन। ठीक है, आप क्या क्रिएट बच्चों लोग क्रिएट करते हो फिनोप्थलीन। इसमें कंपाउंड का फिगर कुछ ऐसा होने वाला है आपके पास, फिनोप्थलीन कैसे बनेगा, तो यहाँ का O, ये O और यहाँ पे कार्बन का 2 वैलेंसी को आप छोड़ दो। ठीक है, तो 2 छोड़ दोगे और फिर यहाँ का जो हम क्या कर बच्चों लोग, यहाँ का इस O को हटा रहे हैं, इस O को हटाएंगे और फिनॉल के पारा पोजीशन का में जो H जुड़ा हुआ है ना उसको रिमूव करेंगे और वाटर हटाना है। तो एक ऑक्सीजन हटाने के लिए आपको 2 H चाहिए, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, फिनॉल का 2 मॉलिक्यूल लेंगे, दोनों पोजीशन से पारा पोजीशन से क्या होगा, आपको H को रिमूव करना है। ठीक है,
तो यहाँ से आप हटाओगे तो यहाँ से ओ हटा, यहाँ से एच हट जाएगा, और यहाँ का जो ओ था उसको भी हमको हटाना है, तो ये पूरा हट जाएगा। अब ये हटेगा तो फिगर को मैं दोबारा बना दे रहा हूँ, तो आपका फिनोप्थलीन ऐसा क्रिएट होगा। ठीक है बच्चों लोग, तो इस टेस्ट से हम लोग पहचान सकते हैं फिनोलिक ग्रुप को। तो ये जो मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ है, ये मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? चलो ये होगा फिनोप्थलीन। इसको हम लोग यूज करते हैं जे इंडिकेटर। ठीक है, इसको आप यूज करते हो एज ए इंडिकेटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा पैथिलीन टेस्ट। ठीक है, तो ये रहेगा। अब इस क्वेश्चन का लेवल हम जज करते हैं, लेवल हो जाएगा डिफ़िकल्ट, क्योंकि क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है। बट ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके, मैं जो देख रहा हूँ आपके पेपर में 1 या 2 ही है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में है नहीं। तो हमारा ऐसे भी टारगेट जो है 20+ क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हो केमिस्ट्री में, मतलब आपका परसेंटाइल 99 से ऊपर पहुँच चुका होगा। तो आपका जो ड्रीम कॉलेज है NIT, उसमें जो बेस्ट ब्रांच है वो लेना हो, उसके लिए सफिशेंट रहेगा। तो हमारा जो पहला फोकस होगा कि 20+ क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, और इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग 20+ क्वेश्चन करेक्ट करना बहुत आसान है आपके लिए। बस अगर फंडामेंटल लेवल आप पढ़े हुए हो, एनसीईआरटी पढ़ चुके आप बैठे हो, तो भी आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बोला गया बच्चों लोग, बोला गया है कि बीच स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इंटैक्ट आफ्टर कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। तो ध्यान देना, जब भी हम बॉइलिंग का मतलब क्या है, हम प्रोटीन को डीनेचर कर रहे हैं, इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जब भी हम बॉइलिंग करते हैं या पीएच चेंज करते हैं, तो आपका सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो डिस्ट्रॉय होता है। आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटैक्ट रहता है, वो चलो क्या होता है, इंटैक्ट रहता है। यानी इस प्रोसेस में आपका जो ऑप्शन A1 है, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटैक्ट रहेगा। आपका सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन का जो लेवल अगर आपसे हमसे पूछोगे तो इसका लेवल आप लोग ईजी बोल सकते हो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है। तो ये ईजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 7 नंबर है, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बोला गया है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड होमोलोगस इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला जो होमोलोगस फैमिली क्या होगा, तो फर्स्ट बच्चों होता है आपका, कौन सा होता है बच्चों, फर्स्ट होता है आपका फॉर्मिक एसिड, यानी मिथेनोइक एसिड पहला फैमिली होता है। यानी इस सीरीज में जो सेकंड होगा, सेकंड में 2 कार्बन होगा तो क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। तो बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एक क्लास 10th के बच्चे भी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जेईई आपको बोनस की तरह क्वेश्चन दे रहा है, आपको बस मार्क्स को पकड़ना है। अगर इस क्वेश्चन मार्क्स नहीं निकाला तो मार्क्स फिर और कहीं नहीं निकलने का चांस रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है जिसको गलती से भी गलती आपको नहीं करना है। क्वेश्चन जो है वेरी इजी है, क्वेश्चन जो है वेरी इजी है। इनफैक्ट जो पेपर सेकंड पेपर हुआ था 27 का, उसका लेवल 27 के फर्स्ट पेपर से भी इजी है। तो पेपर का लेवल जो है अगर ऐसा ही रिपीट करता है तो आपको माइंड मेकअप करना है कि 20+ क्वेश्चन से कम तो आपको नहीं सेटल करना है। 20+ क्वेश्चन तो आपको सही करना ही करना केमिस्ट्री में। बोला गया है 8 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1 टेस्ट, यानी SN1 रिएक्शन कौन नहीं देगा। तो SN1 होने के लिए कैटायन स्टेबल होना चाहिए, कार्बोकैटायन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो ध्यान ना, पहले जो फर्स्ट में कैटायन बनेगा उसमें रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस होगा तो उसमें स्टेबिलिटी रहेगा। जो सेकंड में कैटायन बनेगा उसमें भी फेनाइल का रेजोनेंस होगा, तो उसमें ये भी कैटायन स्टेबल होगा। फोर्थ वाले में भी क्या है कि कैटायन जो बनेगा उसका अल्फा एच क्या होगा, 9 अल्फा एच है इसके पास, तो ये भी क्या हो, +3 डिग्री है तो ये भी स्टेबल रहेगा। तो ये 1, 2 और 4 में SN1 तो होगा। जो 3 का बात करते हैं तो 3 में क्या होता है कि आपका जो पॉजिटिव बनेगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर बनने वाला है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव ये होता है हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इसका एस कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है,
और जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ही उस सेंटर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इन्हांस करेगा। तो वहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो पॉजिटिव अनस्टेबल है, प्लस इस फिगर में एक और चीज़ है कि डबल बॉन्ड के कारण जो क्लोरीन है उसमें रेजोनेंस हो रहा होगा। वैसे रेजोनेंस से कहीं ना कहीं इस बॉन्ड के पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिल्ड हो चुका होगा, यानी बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका होगा। तो इससे इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, और मुश्किल हो जाएगा, तो बॉन्ड टूटेगा भी नहीं। तो दो रीजन है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो चुका है यहाँ का, और बॉन्ड तोड़ने के बाद जो कडायन बनेगा, कडायन अनस्टेबल है। इस दोनों रीजन के कारण एक ये जो होगा ऑप्शन थर्ड में जो भी कंपाउंड लिखा हुआ है, एक कंपाउंड S7 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का लेवल में से पूछे हो तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम टाइप का है। इस क्वेश्चन का लेवल मीडियम रहेगा, मीडियम से डिफ़िकल्ट के बीच में इसको आप डाल सकते हो, बट ज़्यादा इंक्लाइन होगा टुवर्ड्स मीडियम, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप अगर पहले बना चुके हो या 2-3 साल का पेपर अगर आप जेईई मेन का एनालाइज कर चुके होगे, तो इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड है। इवन एनसीईआरटी का लाइन्स को थॉरली रीड करोगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके लाइन्स में। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। क्वेश्चन 9 बोला गया है, इन विच ऑल हैव D10 कॉन्फिगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट। किसमें सब में D10 होगा, तो पता है कि कॉपर में एक्सेप्शन होता है, तो उसमें D10 तो होता ही होता है। D10 आउटर मोस्ट में D10 होता है। जिंक में 30 है तो इसमें D10 तो होता ही है। जिंक कैडमियम भी जिंक का फैमिली, इसमें भी D10 होगा। और जो सिल्वर है, सिल्वर 47 एटॉमिक नंबर होता है इसका, और एक कॉपर के फैमिली का पार्ट है, तो इसमें भी क्या होगा, D10 होगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है उसमें सारे एलिमेंट्स का ग्राउंड स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन का लेवल मैं इजी बोलूँगा क्योंकि आपके डी ब्लॉक के सिंपल कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको डी ब्लॉक का ग्रुप से याद है कि किस ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो क्वेश्चन बहुत ईजिली आप बना पाओगे। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है आपके पास इथेनोइक एसिड का अलग अलग रेजोनेंस ड्रॉ किया हुआ है, और बोला गया है उनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो पहला फिगर होगा। सेकंड फिगर में क्या हो रहा है कि आपका नेगेटिव ओ पे है और इस ओ पे पॉजिटिव है, बट ओ का ऑक्टेट पूरा है। थर्ड वाले फिगर में क्या है, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा गया है और ओ पे नेगेटिव है, सी पे पॉजिटिव है। इसमें सी पे जो पॉजिटिव बना है उसमें ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इस फिगर में। तो ध्यान देना, तो सबसे स्टेबल होगा पहला वाला। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है, ऑक्टेट पूरा है, तो सबसे स्टेबल होगा पहला वाला। उसके बाद 2 और 3 में, 2 में आपका ऑल्दो पॉजिटिव ओ पे है बट इसमें ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो ऑक्टेट स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें पॉजिटिव ओ पे बना हुआ है बट इसमें ऑक्टेट पूरा है, तो पहला आपको प्रायोरिटी देना ऑक्टेट कंप्लीट पे। तो ऑक्टेट पूरा आपका है 2 में, और थर्ड में कार्बन पे पॉजिटिव है बट उसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो थर्ड क्या होगा, 2 के रिस्पेक्ट में अनस्टेबल होगा। तो आपको जो है प्रायोरिटी देना है ऑक्टेट स्टेबिलिटी को। तो आपका 1 स्टेबल होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। तो इसको हम यहाँ पे थर्ड लिख देते हैं, ये थर्ड मानते हैं इसको हम लोग। तो 1 2 3 यानी आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये होगा स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का अगर हम बोले डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, तो इसको आप इजी से मीडियम में डाल सकते हो, इजी से मीडियम में आप डाल सकते हो। जो बच्चे ठीक से पढ़े होंगे उनको आसान लगेगा, जो बच्चों का थोड़ा सा लेवल एनसीईआरटी पे स्टडी की है उनको थोड़ा सा मीडियम लेवल पे क्वेश्चन लगने वाला होगा, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्किन दिया हुआ सिस्टम में, उस अल्किन में फर्स्ट स्टेप में डाला गया है B2H2OH- इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि एंटी को तरीके से वाटर को ऐड करेगा। तो इसमें आपके पास एक अल्कोहल क्रिएट होगा इस तरीके का, PHCH2CH2OH। अब इसमें जब आप HBr ऐड करते हो, तो HBr आप ऐड करते हैं तो HBr का H+ इस O के लोन पेयर के साथ अटैचमेंट होगा, तो आपके सिस्टम में CH2OH+ बनेगा। अब ये जो सिस्टम बना है ये
वाटर एक यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप एक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए बी आर जो माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेगा और वाटर बाहर निकाल देगा। तो आपके सामने एक हाइलाइट क्रिएट होगा PHCH2 BR। अब इसमें डाल रहे हैं आप Mg ड्राई था, तो बेसिकली आप करने क्या वाले हो, आप गिरनार रिएजेंट फॉर्म करने वाले हो। तो आपके पास ये बन जाएगा CH2 MgBr फॉर्म कर चुका है। ठीक, अब इसमें डालोगे फॉर्मल्डिहाइड यानी मिथानॉल डालोगे, तो ये गिरनार का इस पोजीशन से जहाँ पे MgBr बना हुआ है वहाँ पे C पे नेगेटिव पोलरिटी होगा जो यहाँ पे अटैक कर देगा, और वाटर के ऐड करने पे अल्टीमेटली आपका कंपाउंड बनने वाला होगा CH2 यहाँ पे अल्कोहल क्रिएट होगा इस तरीके का। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन जो होगा वो 4th नंबर ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसे मल्टीपल स्टेप में ये लिंक किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन, लेकिन इसमें ध्यान देना, इसमें जितना भी रिएजेंट यूज किया हुआ है आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप एनसीईआरटी को थोड़ा रीड किए हो तो बस आपको क्या है, बिट बाय बिट सारे स्टेप को लिंक करते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं मीडियम से हार्ड में डालूंगा, मीडियम से डिफिकल्ट में। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है द टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस इज। तो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में मिसिबल नहीं होगा उसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे मेथड, तो उसके लिए अप्लाई होता है स्टीम डिस्टिलेशन, यानी स्टीम का हम यूज करके उनको वोलेटाइल अगर एक कंपाउंड रहेगा तो उसको वेपर फेज में भेजते हैं। चूँकि आपका सब्सटेंस स्टीम से मिक्स यानी वाटर से मिक्स नहीं होगा तो उसका सेपरेशन करना बहुत ईजी होता है। तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। तो इसके क्वेश्चन के लेवल को हम ईजी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। आपके सामने बच्चों लोग यहाँ पर दिया हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दिया हुआ है फॉर अ प्रोसेस आर। ठीक है, तो ध्यान देना, डेल्टा एच का वैल्यू किलो जूल में है, इसको आप मार्क कर लेना, और डेल्टा एस का वैल्यू किस में दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1/k, और गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। तो ध्यान देना, आपका k का मतलब होता है आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेल्टा जी कैसे निकालें। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। तो पहले सबसे पहले हम डेल्टा जी निकालेंगे, डेल्टा जी नोट। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, तो 772 इंटू 1000 कर दो ताकि उसको जूल में चेंज कर पाए। और टी डेल्टा एच जो है, तो टी का वैल्यू कितना है, चलो आपके पास 300 है, 300 है, इंटू डेल्टा एच का वैल्यू कितना 48 है। तो ये आपका जूल में हो जाएगा डेल्टा जी का वैल्यू। तो इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 77200 माइनस 300 इंटू 48। तो डेल्टा जी नोट का वैल्यू मिल चुका है। और आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा जी नोट और आपके लॉग में क्या रिलेशन होता है, यानी के में रिलेशन क्या होता है। तो ध्यान देना, अगर डेल्टा जी नोट को हम अगर के से लिंक करें चालू करें तो आपके पास एक डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है माइनस आर टी लॉन के, यानी लॉन को अगर लॉग में हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आर जो होगा आर टी इंटू 2.303 लॉग के हो जाएगा। तो इसको आप इससे इक्वेट कर देना है जो दिया हुआ है। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, तो डेल्टा जी नोट का जो वैल्यू उसको आप लिख सकते हो माइनस आर टी इंटू 2.303 लॉग के। अब ये माइनस जो है इसको, ये माइनस को इसके साथ ले लोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आर टी इंटू 2.303 लॉग 1/k हो जाएगा, यानी माइनस पावर अंदर है, लॉग 1/k हो जाएगा, यानी आपको इसको निकालना है। तो यहाँ जो भी है इसमें आर का वैल्यू क्या पुट करोगे आप, इसमें आप आर का वैल्यू पुट करना है 8.314 पुट करोगे, और टी का वैल्यू क्या पुट करोगे, तो टी का वैल्यू पुट करोगे आप 300 केल्विन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन 2.303 इंटू क्या होगा
इंटू क्या बच्चों ये हो जाएगा आपका लॉग 1/k। तो बस आप सॉल्व करोगे तो ध्यान देना ये जो log 1/k का वैल्यू निकलने वाला है ये आपका आ जाएगा, तो ये log 1/k का वैल्यू निकल के आ जाएगा 10.9 के अराउंड आएगा, यानी लमसम आपका 11 के आसपास आने वाला, नियर अबाउट 11 के आसपास आने वाला होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा 1 यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों इस क्वेश्चन में क्या था, आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक्स का यूज किया हुआ था, प्लस कुछ हद तक आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो इसके लेवल को मैं मीडियम से हार्ड में डाल रहा हूँ, ये मीडियम टू डिफिकल्ट इसका लेवल होगा। बट ये क्वेश्चन अगर फंडामेंटली आप अगर टाइम दोगे और सिल मिस्टेक नहीं करोगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस लिंक करना था क्वेश्चन और क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। आगे बस क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, किसके लिए, C+4 के लिए। ध्यान देना ये लैंथेनाइट सीरीज का एलिमेंट है, तो सीरियम का जो +4 और +3 स्टेट में, +3 स्टेट जो होता है ये मोर स्टेबल होता है, यानी स्टेबल स्टेट होता है +3। तो सीरियम कहीं ना कहीं +4 से क्या होगा +3 की तरफ मूव करना चाहता है, यानी सीरियम खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करना चाहता है, यानी खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा। तो सीरियम इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर बोले कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो सीरियम 4 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑप्शन जो 1 होगा ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। 2 होगा इनकरेक्ट, सीरियम +3 है जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ये भी गलत होगा क्योंकि सीरियम +4 का कॉन्फिगरेशन जो होता है वो नोबल गैस होता है, C+3 का नहीं। ठीक, सीरियम है जो स्टेबल कॉन्फिगरेशन, ये भी गलत होगा। तो आप इन सारे ऑप्शंस में से आपका जो ऑप्शन 1 होगा वो होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ, चलो आपके पास हम 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, और आपको बोला हुआ है कि 1 में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन हमेशा ऐसा -2 में नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेट होता है -1 होता है। ठीक है, तो सम टाइम ऑक्सीजन 0 स्टेट में होता है इन O2, मॉलिकुलर स्टेट में 0 स्टेट में होता है, पेरोक्साइड में -1 होता है। सम टाइम जैसे OF2 है उसमें ऑक्सीजन का स्टेट +2 भी होता है। तो स्टेटमेंट जो 1 होगा इनकरेक्ट होगा, 1 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो 1 इनकरेक्ट कहाँ पे है, तो ऑप्शन 4 में ही 1 इनकरेक्ट दिया हुआ है। ठीक, हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 फॉर +4 एंड +6 जो स्टेट है वो डिग्री करता है डाउन द ग्रुप में। तो ध्यान देना आप लोग पढ़े हो इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़े हो तो उसमें आप जानते होगे कि जैसे जैसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आउटर मोसल पे अट्रैक्शन बढ़ता है। अब आउटर मोसल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होता है कि आउटर मोसल का जो S का इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन बढ़े तो इसका निकलना मुश्किल होगा। तो अल्टीमेटली +6 और +4 का स्टेबिलिटी जो होता है वो डिफ़िकल्ट होगा अचीव करना। तो उनका स्टेबिलिटी क्या होगा, डाउन द रूप में क्या होगा, घटेगा। यानी 2 जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, करेक्ट। तो ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में इनर पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जो कि पी ब्लॉक का पार्ट है। और पी ब्लॉक में नॉर्मली वो आपके सिलेबस से डील मतलब मैक्सिमम पोर्शन हटा दिया गया है, बट आपको पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक में आपको बेसिकली केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स का पढ़ना है। तो इनर पेयर इफेक्ट को आप केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर डाल सकते हो, तो ये आपको आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4 होगा, यानी स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है, आपके सामने एक कंपाउंड है जिसके सामने इन पॉइंट पे 2 क्लोरीन लगा हुआ है। उसको आप ट्रीट कर रहे हो एक्सेस किससे, एक्सेस आप अमोनिया से ट्रीट कर रहे हो। तो अमोनिया एक्सेस में रहेगा तो क्या होगा, जहाँ पे ये हैलोजन आपको दिख रहा है, जहाँ पे हैलोजन दिख रहा है वहाँ पे क्या लगा देंगे, वहाँ पे आप लगा देंगे। यानी आपके पास इस पॉइंट पे 4 कार्बन है, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Cl था। तो बेसिकली ये अमोनालिसिस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे Cl हटा के आप क्या लगाओगे, आप NH2 को लगाओगे। अब चूंकि ये Cl हट रहा है तो NH जो 2 3 अटैक कर रहे हैं इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा, यहाँ भी चार्ज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो बेस हम यूज कर रहे हैं, बेस क्या करेगा, इसके पॉजिटिव से H को निकाल लेगा और इसको न्यूट्रलाइज करके आपके सामने
डाई अमाइन क्रिएट करेगा, यानी आपका कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लोगों ने क्या किया है कि जहाँ जहाँ कार्बन वहाँ पे वैलेंसी में जहाँ पे एच होगा उसको दिखा नहीं रहे हैं, अब उस एच को दिखा देना, तो आपका जो ऑप्शन होगा 2 होगा। ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी बी जो है 2 से मैच कर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बेस का रोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेस क्या करेगा, जो अमोनिया पे चाहे पॉजिटिव आने वाला है उसके एच को निकाल देगा ताकि वो न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लेवल को जज करते हैं, लेवल इसके लेवल को हम लोग ईजी बोलेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अमोनलाइसिस में दिया हुआ है अमाइन चैप्टर में। तो अगर आप पढ़े हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली आप समझ जाएगा। ठीक है। कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो जितना क्लोरीन था, चूँकि आपके पास एक्सेस अमोनिया था तो सारे क्लोरीन को आप अमोनिया से रिप्लेस कर सकते थे, तो इसलिए कुछ लोग को इसको हल्का सा डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए मैं इसमें मीडियम का टिक में मार दे रहा हूँ कि मीडियम इसे बोल सकते हैं, बट ये क्वेश्चन का लेवल ईजी में हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ध्यान बच्चों लोग, आपके सामने बोला हुआ है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T99.9 इज एक्स टाइम ऑफ T 50%। ठीक है। तो आपको बोला गया है T99.9% जो होगा वो कितना टाइम्स ऑफ होगा T 50% का। तो आपके सामने मैं एक ट्रिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान ना। तो अगर आपके सामने अगर लिखा रहेगा T99.9% को, ध्यान देना, T90% को हम लोग बोल सकते हैं T.9। ठीक है। T99% को हम बोल सकते हैं बच्चों लोग T.99। T99.9% को हम बोल सकते हैं T.999। T99.9% को हम बोल सकते हैं T.999। ठीक, 4 9 हटा सकते हैं। अब ध्यान देना, जब भी T.9 होगा तो उसको T हाफ से लिंक करेंगे, T50 से लिंक करेंगे, तो वहाँ पे फैक्टर डालना 10/3। क्या डालोगे, 10/3। बात समझ में आया। तो T50% का 10/3 टाइम्स होगा। अब यहाँ पे एक और 0.9 अब जोड़े हो डेसिमल के बाद, तो उसके लिए आप ऊपर जो है, ऊपर जो न्यूमरेटर में 10 है ना, उसमें 10 में आप 10 और ऐड कर दे। ठीक है। तो यानी हर जो 0.9 ऐड होगा बाद में डेसिमल के बाद, उसके आपको सिंपली उसमें क्या करना है, उसमें आपको 10 ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। यहाँ पे देना, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 9 है, तो यहाँ पे एक 10 और ऐड करेंगे, 10 और ऐड करते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/3 ऑफ T50%। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये हो जाएगा 10 ऑफ T50% हो जाएगा। ठीक है। अगला ध्यान देंगे, आपके पास जो दिया है T, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 9 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा 40/3। यानी आपको जितना पॉइंट्स होगा उतना आप 10 ऐड करते जाओगे न्यूमरेटर में। आपको बस इतना ही करना था। तो आप देखोगे आपसे पूछा गया था ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा 10। इसका आंसर आप 10 बोलोगे। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल में आपको सॉल्व किया मिल भी जाएगा और आंसर वहाँ भी 10 होगा। तो मैंने ट्रिक बता दिया है। और अगर मान लेते हैं कि आपको सॉल्व करना था, या मान लेते हैं कि आपको कहाँ इस तरह का मिलेगा, तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी एग्जाम्पल के फॉर्म में सॉल्व किया हुआ है, तो इसको हम लोग ईजी बोलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एनसीईआरटी कंटेंट को आप थॉरली अच्छे से पढ़ो, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए तो वहाँ से गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। कुछ लोगों को दिक्कत हो तो उसको मीडियम में डाल दूंगा, लेकिन लेवल हम लोग ईजी रखेंगे। और इन केस अगर कुछ और भी ऑप्शन होगा तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, तो इस ट्रिक को फॉलो करो तो क्वेश्चन आपसे सही हो जाएगा। तो ये जो 0.99 का जो चक्कर है, उसमें सिंपली क्या करना है, न्यूमरेटर में 10 ऐड करते जाओगे, डिनोमिनेटर में 3 को रखना है, उसमें चेंज मत करना, और टी हाफ से अगर लिंक करना हो तो ये आप लिंकेज कर सकते हो। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन बोला बच्चों लोग, इफ 84 ग्राम ऑफ NaOH aqueous is present in 3 molar solution, find the volume of solution in ml। तो ध्यान देना, तो हम मान लेते हैं कि 3 मोरिटी 3 दिया हुआ है, वॉल्यूम को भी मान लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, मोल ऑफ NaOH क्या होगा, तो मोल ऑफ NaOH होगा 3 भी हो जाएगा। और आपके पास NaOH का वेट कितना है, 84 ग्राम दिया हुआ है, और उसको मोल में चेंज करें तो कितना होगा, 84/40, यानी NaOH का मोलर मास। तो 3 भी इक्वल टू क्या होगा, 84/40 होगा।
तो वॉल्यूम इन लीटर कितना निकल के आ जाएगा, तो वॉल्यूम इन लीटर जो है वो निकल के आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 3 आ जाएगा। अब हमको निकालना वॉल्यूम इन ml, तो इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1000 से, तो 84, ठीक है, 84 इंटू 1000 भाई यहाँ पे क्या होगा, चलो यहाँ हो जाएगा 40 इंटू 3 हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर 84 को आप 3 से कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा बच्चे लोग, तो 3 से कैंसिल देखेंगे तो 28 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 28 टाइम्स में कैंसिल होने वाला है। बात समझ में आया? अब ये कैंसिल होगा, यहाँ 0 कैंसिल कर दे, और यहाँ से ये 7 बार में कैंसिल होगा, तो ये आपका आ जाएगा 700 ml, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो बच्चे लोग, ये हो जाएगा 700, तो इसका आंसर आप 700 बोल सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत इजी लेवल पे था, फंडामेंटल था। अगर आप सिंपल मोलिटी का कॉन्सेप्ट जानते हो तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लेवल को हम लोग इजी बोलेंगे। तो हम लोग अभी तक जो ट्रेंड हम एनालिसिस कर चुके हैं बच्चों, उसमें क्या है कि पेपर आपका इजी आ रहा है, तो आपको जो भी प्रिपरेशन की हो अभी तक उसमें ट्रस्ट रखना है, अपने कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव को बनाए रखना है। पेपर आपका ऑटोमेटिक अच्छा होने वाला है, 20+ क्वेश्चन आप आराम से कट करके आने वाले हो, और आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है वो इस सेशन के ही रिजल्ट से आपको मिल जाएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में जब हम तैयारी करेंगे तो और बेटर कॉन्फिडेंस होकर तैयारी करेंगे, और ज़्यादा फोकस हम एडवांस के क्वेश्चन पे हम लोग कर सकेंगे। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन बच्चों बोला हुआ है कि इसमें से कितना मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो कितना मॉलिक्यूल होगा हम लोग का जो नॉन पोलर होने वाला है, तो ध्यान देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग से लिया हुआ है, और क्वेश्चन का लेवल हम लोग बोलेंगे तो इसमें जो ऑप्शन है वो ईजी ही है। जैसे H2 है, H2 में दोनों टर्म सेम है, तो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। एच का फिगर ऐसा होता है, लीनियर शेप में होता है, दोनों डायपोल कैंसिल कर लेगा। BF3 जो है रेगुलर फिगर है, तो BF3 में जो होता है ट्रायंगुलर प्लेन ऑफ कंपाउंड फॉर्म करेगा, और वेक्टर आपस में क्या होगा, कैंसिल कर लेगा, तो इसका भी डायपोल क्या होगा, ये भी 0 होगा, नहीं फिगर भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। बाकी H2O SO2, H2 में क्या हो, लोन पेयर मौजूद है, H है, डायपोल कैंसिल नहीं करता, तो ये पोलर होगा। SO2 में भी क्या है, लोन पेयर है, तो उसमें भी नेट डायपोल कैंसिल नहीं करता है, और तो अल्टीमेटली भी क्या हो, पोलर होगा। और CH3 आई थिंक आपका ये कंपाउंड तो आपका इसमें पूछा हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा हुआ था, तो उसमें भी था कि इसमें एक H है, सराउंडिंग आइटम सारा सेम नहीं है, तो नेट डायपोल इसमें भी कैंसिलेशन नहीं करेगा, तो कैंसिलेशन इसमें भी नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा पोलर। तो अब देखोगे इस पूरे सिस्टम में आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऐसा है जो नॉन पोलर है, बाकी 3 है जो पोलर है। तो इसमें नॉन पोलर पूछा गया आपसे, तो नॉन पोलर का एग्जाम्पल जो होगा, तो इसमें आपको बोलना है, इसका आंसर होगा 2 इन 2 मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा है, तो क्वेश्चन का लेवल इजी है, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल पे क्वेश्चन है। आपका जो भी यहाँ पे ऑप्शंस पूछा हुआ है इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको आप इजीली बना सकते हो। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन बच्चों आपको पूछा गया है कि पाश्चन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, और ये आपको एक वैल्यू दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, तो आपको बेसिकली अल्फ़ा फाइंड करना है। तो ध्यान देना, हम जब भी इस फॉर्मूले को इसको देखेंगे पाश्चन सीरीज, तो पाश्चन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, उसका एनर्जी का मिनिमम होना, यानी आपका जो N4 से 3 पे जो जंप होगा उसका एनर्जी गैप क्या होगा, मिनिमम होगा, और उसका लेमडा क्या होगा, उसका लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इस डाटा के अकॉर्डिंग हम अगर फॉर्मूले को अप्लाई करें तो 1/λ इक्वल टू क्या होता है, RZ² होगा। ठीक है, R मतलब यहाँ पे रेडबर्ग नंबर होता है, और ये होता है, यहाँ पे होगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो Z क्या हो जाएगा 1, तो सिंपली आप बोल सकते हो R हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/9, यहाँ हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। अब ये 1/λ के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ R क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16 × 9 हो जाएगा, ऊपर जो होगा डिफरेंस होगा 16 - 9, और यहाँ पे R हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ऊपर का डिफरेंस होगा 7 हो जाएगा, तो R जो है R होगा, ऊपर हो जाएगा आपका 7। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 16 × 9 हो जाएगा। बात समझ में आया?
तो अगर लेमडा देखो तो लेमडा क्या हो जाएगा, तो लेमडा हो जाएगा 16 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 7 हो चुका होगा। ठीक, तो यही लेमडा आपको दिया कितना क्वेश्चन में, तो यही लेमडा आपको दिया हुआ क्वेश्चन में अल्फ़ा 7R, तो 7R दोनों में कॉमन है, तो जो अल्फ़ा है अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा हो जाएगा 16 इंटू 9 जो कि हो जाएगा आपका 144। तो इसका देखोगे तो इसका इंटीजर जो वैल्यू होगा हो जाएगा 144 अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का जो लेवल होगा इसको हम लोग इजी से मीडियम में डाल सकते हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है, तो फंडामेंटल चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनने लायक था, बस थोड़ा सा थोरो दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन बोला बच्चों लोग कि इसमें आपके पास कुछ कंपाउंड दिया हुआ और बोला है कि कितने कंपाउंड में कायरल सेंटर है, कितने कंपाउंड में आपके पास कायरल सेंटर है। ठीक है, तो ध्यान देंगे पहले कंपाउंड में यहाँ पे देखोगे इस पोजीशन में आपके पास कार्बन के पास 4 अलग ग्रुप होगा, तो यहाँ पे कायरल सेंटर होगा फर्स्ट कंपाउंड में। ठीक है, जो कंपाउंड फोर्थ है, फोर्थ में इस कार्बन के पास कायरल सेंटर है जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे कार्बन पे। उसके अलावा 2 और 3 में जो कंपाउंड है उसमें मुझे कहीं भी कायरल सेंटर दिख नहीं रहा है, तो 2 और 3 में नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास कहाँ कहाँ कायरल सेंटर होगा, 1 और 4 में होगा। पोजीशन मैं दोबारा मार्क कर दे रहा हूँ, 1 नंबर में यहाँ था और 4th नंबर में आपका कायरल सेंटर यहाँ है। यानी इस ऑप्शंस में से 2 कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पे कायरल सेंटर होंगे, बाकी में नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा 2। तो क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो बस ये आपको कायरल सेंटर फाइंड करना है, मतलब आपको ऐसे कार्बन को ढूंढना है जिसके पास 4 अलग अलग वैलेंसी होगा, तो क्वेश्चन का लेवल होगा ईजी। ठीक है, तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों यहाँ देना, इस क्वेश्चन में आपके पास वर्क फंक्शन दिया हुआ है यानी फाई दिया हुआ है, और आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यानी म्यू नॉट दिया हुआ है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी बोला हुआ है कि फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है ये वैल्यू है इतना, x टाइम्स 10⁻14 दिया हुआ है, और आपको x निकालना है। ठीक, तो ध्यान देना आपको पता होना चाहिए कि h म्यू नॉट इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन, ये होता है वर्क फंक्शन। तो बस क्या करना है आपको, इस वर्क फंक्शन को 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो क्वेश्चन में, इसको इक्वेट कर देना है h म्यू नॉट से। आपको म्यू नॉट दिया इन टर्म्स ऑफ x, तो h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हो आपके पास कि h का वैल्यू क्या लेना है। तो h का वैल्यू लोगे तो h का वैल्यू हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 हो चुका होगा। जो म्यू नॉट दिया क्वेश्चन में x इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है। अब बस क्या करना है, राइट में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आपका एनर्जी लिया हुआ है उसको आप चेंज कर दोगे जूल में। जूल में एनर्जी कैसे चेंज करते हैं बच्चों लोग, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 6.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये हो जाएगा जूल में। अब इसके लिए आप क्या करना है, इसमें सारा चीज़ पता है आपको, बस x निकालना है। तो x जो निकालोगे तो यहाँ पे देखो ये ऐसे भी कैंसिल करने वाला है ऐसे, तो आपके पास जो है ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 10 का पावर में बस कैलकुलेशन करना है। तो आपका जो x आ जाएगा ये हो जाएगा 16। तो एक क्वेश्चन बस क्या था, वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं, तो बस आपको इतना पता है कि वर्क फंक्शन को हम h न्यू नोट से इक्वल कर सकते हैं, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल इजी था, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको नंबर्स यहाँ पर बड़ा बड़ा दिख रहा है बट कैलकुलेशन बहुत सिंपल दिया हुआ था। तो जेई का कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, तो आपको उसे डरना नहीं है, बस जाओगे क्वेश्चन बहुत ईजिली बनने वाला है। बस क्या करना है, ड्यूरिंग एग्जाम अपने आपको कूल एंड काम रखना है, पैनिक नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो वही सिचुएशन बाकी लोग फेस कर रहे हैं, तो सबके लिए इक्वल ही कंपटीशन है। तो जो कूल एंड काम रहेगा वो चीज़ों को आगे लेके निकल चुका होगा। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको जो हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका pH बोला गया 3 है। ठीक है, यानी कि पास अगर हम बोल रहे हैं कि H2 से 2H+ फॉर्म कर रहा है तो pH को 3 मान रहे हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है T इंटू 10⁻2 वोल्ट। तो फाइंड आउट द T। तो ध्यान देंगे इसके लिए हम नर्स इक्वेशन फिट करते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर को आप 1 बार मान लो, जब नहीं दिया तो 1 बार मान लेते हैं। तो इसका आप Q क्या लिखे हो, तो Q लिखे हो तो H+ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब नर्स इक्वेशन सेटअप करते हैं तो E इक्वल टू क्या होगा, E0 -0.059
n होगा यहाँ पे 2 log q, q क्या होता है, q यहाँ पे h प्लस का स्क्वायर है। अब इसका ई नोट क्या होगा, ई नोट 0 होता है। आपके हाइड्रोजन सेल का जो ई नोट होता है उसको आप 0 बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होगा, और इसको आप ऐसे लिखते तो भी 0 होता है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होता है, 0 होता है। तो 0 हो जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, -0.059/2 log h प्लस का स्क्वायर, स्क्वायर बाहर आएगा तो 2 के साथ कैंसिल कर जाएगा, तो अल्टीमेटली होगा -0.59 log h प्लस, अब जो माइनस बाहर है उसको इस log के साथ ले लो, तो ये हो जाएगा 0.059 इंटू माइनस लॉग एच प्लस। अब जो माइनस लॉग एच प्लस उसको आप पी एच बोल सकते हो, तो 0.59 इंटू क्या होगा पी एच, जो क्वेश्चन में कितना दिया 3 दिया हुआ है, तो आपका जो ई का वैल्यू हो जाएगा 0.059 इंटू 3 हो चुका होगा, तो ये 0.17 के आसपास आने वाला है, ऐसा कुछ होगा। अब इस ई को आप इससे इक्वेट करो, तो इसको इस टर्म में अगर हम खींचेंगे तो इसको आप 10⁻⁻2 लोगे तो 17 इंटू 7.3 के आसपास इसको आप लिख सकते हो, तो इसको आप ये अपना टी बोल सकते हो। तो टी का वैल्यू जो नियरेस्ट इंटीजर होगा, तो नियरेस्ट इंटीजर टी का होने वाला बच्चों क्या होगा, तो ये हो जाएगा अराउंड 18। ठीक है, ये हो जाएगा जिसमें क्या हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा आपके पास अराउंड 18। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका इंटीजर में ये होगा 18। तो क्वेश्चन का लेवल जो था वो मीडियम लेवल पे है, मीडियम से डिफिकल्ट बोल सकते हैं। आपको नर्स से क्वेश्चन सेटअप करना था, आपको पी से लिंक करना था, पी होता है माइनस लॉग एच प्लस, ये आपको पता होना चाहिए, और वोल्टेज को फर्दर मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिखने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है कि आपके पास एक प्लेडियम का कॉम्प्लेक्स है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेडियम है इसमें +2 स्टेट में होगा, ऑक्सीडेशन निकाल लो, तो इसका आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा D8 हो जाएगा। अब ध्यान ना, पीडी में जो आपका लिगेंड्स होता है स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं, तो यहाँ पे जितना भी लिगेंड होगा सबको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान लो, तो इसमें जो होगा अल्टीमेटली आपका सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। तो D8 है तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है सारा पेयर्ड हो जाएगा, और आपका कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2, सेफ हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब चूंकि इसमें आपका एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मैटिव मोमेंट जो होगा, मैटिव मोमेंट का वैल्यू होता है √n+2। तो अब चूंकि n क्या है, n है 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये आपका मैटिव मोमेंट का जो वैल्यू पूछा क्वेश्चन में ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 0। तो बच्चों लोग ये क्वेश्चन क्या है, आपको पता होना चाहिए पीडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पीडी किस ग्रुप में बिलोंग करेगा, प्लस पीडी में सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है पता होना चाहिए। जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट का जो है सेकेंड और थर्ड सीरीज में मौजूद होता है, वहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, सारा लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, तो इसको आप 0 बोल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लेवल को हम मीडियम से डिफॉल्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पता हो तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि प्लेटिनम प्लेडियम में सब कॉमन आपके यहाँ में आते रहता है, इस केस में सारा लिगेंड को आपको स्ट्रॉन्ग मानना है, तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन एटॉमिक नंबर्स हैव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो ध्यान देना, इसमें कोई भी एटॉमिक नंबर जो है नोबल गैस से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ना 56 ना 57, तो इसमें कोई भी नोबल गैस नहीं है, यानी इसमें नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कितना होगा, 0 होने वाला है। ठीक है, तो बहुत बेसिक लेवल फंडामेंटल क्वेश्चन है, अगर आपको नोबल गैस का एटॉमिक नंबर याद होगा तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है, आपको बोनस की तरह दिया जा रहा है, बस आपको उसके मार्क्स में पकड़ लेना है, उस मार्क्स को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, इजी या वेरी इजी डाल दो। ठीक है, बस नोबल गैस का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो बच्चों मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस पे। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 93 ग्राम ऑफ एनालिन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्रेट। तो ध्यान देना, जब भी हम एनालिन को ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट से, यानी AC2 से ट्रीट करते हैं, तो ऊपर में
इस तरह का अटैचमेंट होता है NH के पास, COC3 हम ऐड करते हैं। अब इसका मोल मास क्या होता है 93। तो यहाँ पर मोल कितना दिया हो क्वेश्चन में, तो मोल मिल जाएगा। तो मोल वेट है 9.3 डिवाइडेड बाई 93 करोगे तो इसका मोल हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा। अब ये 0.1 होगा तो ये भी कितना बनेगा 0.1 बनेगा, तो ये 0.1 मोल बनने वाला है। अब बोला कि मास ऑफ एसिटाइलनाइड यानी जो ऑप्टेन होगा उसको हम m मान रहे थे, यानी इसका जो मास बनेगा उसका मास कैसे निकलेगा, तो इसका मोलर मास होता है, आप निकाल लो तो मोलर मास आ जाएगा 135। ठीक है, तो मोलर मास 135 तो क्या होगा आपका वेट जो होगा, वेट हो जाएगा 135 इंटू 0.1 यानी 13.5 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम m मान लेते हैं, ये मेरा m हो गया। तो आपसे क्वेश्चन बोला कि 2m क्या होगा, तो आपको पता है कि m का वैल्यू कितना 13.5 है, तो 2m क्या होगा, तो 2m होगा बेसिकली m इंटू 2 यानी 13.5 इंटू 2 यानी होगा 27 ग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बचलो, ये होगा 27 ग्राम। तो बच्चों ये था आज के पेपर का एनालिसिस, यानी 27 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था उसका एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। इस एनालिसिस में क्या है कि कुछ जो क्वेश्चन है आपके पास इनऑर्गेनिक है, कुछ ऑर्गेनिक है, फिजिकल है। ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा रहा है, अगर लिंकेज है भी तो एंसर से बाहर नहीं गया है। इनऑर्गेनिक क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर मैं देखूँ पास्ट में से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कंपेयर करूँ तो पहले जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए 2-3 साल में उसमें एनसीईआरटी को हाईली लिंक किया गया, प्लस आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी का लाइंस पता होना चाहिए था। बट अभी जो पेपर्स है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखो तो क्वेश्चन बन जाएगा। फिजिकल वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये 2 क्वेश्चन छोड़ दे तो बाकी क्वेश्चन फिजिकल के क्या है आपके पास आसान आ रहे हैं। तो पेपर को देखो, ट्रेंड को समझो, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को आपको अलाइन करना है। क्वेश्चन का लेवल ईजी है और मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चन का नंबर काफ़ी कम है, तो 20+ क्वेश्चन आप इजीली टारगेट कर सकते हो। तो बच्चों लोग होपफुली यही ट्रेंड जो होगा सेशन 1 में एटलीस्ट रिपीट करना चाहिए। तो सेशन 1 के लिए जो बच्चे आगे देने वाले हैं पेपर्स को, उसके लिए आप इस पेपर डिस्कशन को कम्प्लीटली देख चुके हो, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी को आप अलाइन करो और माइंड को मेकअप करो। बट कभी कभी आपके पास डिफ़िकल्ट पेपर में भी आ भी सकता है, उसके लिए आपको रेडी करना रहना है, यानी आपको जो प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी आपको रेडी रहना है। तो ऐसा नहीं कि बस आसान है तो आसान ही सोचना है। अगर इनकेस पेपर डिफिकल्ट आता है आपके सेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर जो डिफिकल्ट होगा सारे बच्चों के लिए होगा, ठीक है। और आपका जो रैंकिंग आएगा आपके सेशन से ही होगा, आपको इस सेशन से कोई मतलब नहीं है। तो आपके सेशन में अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रैंकिंग जो आपका बनने वाला है आपके सेशन के बच्चों का बस मार्क्स उसमें इंक्लूड होगा, उसके इस सेशन के बच्चों का मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। तो आपके पेपर में ईजी पेपर आए या डिफिकल्ट पेपर आए उससे आपको बॉदर नहीं करना है, बस क्या करना है कूल एंड काम माइंड से पेपर को अटेम्प्ट करना है और अपना जो बेस्ट है बेस्ट दे के आना है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस में।